हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेज में स्वागत है। अभी तक हम पुष्पी पार्ट 2 में लैंगिक प्रजनन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भ्रूण पोष। अब देखिए भ्रूण पोष क्या होता है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर 9 है। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं तो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, भ्रूण कोष। अब ये क्या होता है, देखिए भ्रूण कोष के बारे में तो हमने आपको बता दिया। अब ये भ्रूण पोष क्या होता है इसको हम लोग को जानना होगा, जिसमें से हमने आपको बता भी चुका है कि जब कोई पौधा है, ठीक है, हमने आपको ये भी बताया है कि ये जैसे बीजांड हो गया, ठीक है, बीजांड में ये जो संरचना इस तरह से पाई जाती है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर वाला जो भाग होता है, इसमें 3 कोशिका यहाँ पाई जाती हैं, 3 कोशिका यहाँ पाई जाती हैं, 2 कोशिका यहाँ पाई जाती हैं। इन दोनों को हम कहते हैं सहायक कोशिका, बीच वाले को कहते हैं अंडाणु, और इनको मतलब ऊपर वाले कोशिका को हम कहते हैं एंटीपोडल मतलब प्रतिमुखी कोशिका, और बीच में जो है ये इनको कहते हैं हम ध्रुवीय केंद्रक। इसके बारे में हमने आपको बता चुका है। इसके बाद हमने क्या किया था कि इसमें हमने बताया कि एक पराग नली आती है। जब पराग नली आएगी तो उसमें 2 नर युग्मक होते हैं। इसमें से एक नर युग्मक जो है इस अंडाणु के साथ फ्यूजन कर जाता है, मतलब निषेचन कर जाता है, और एक जो अंडाणु है एक जो नर युग्मक है ये ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन कर जाता है। जब ये अंडाणु के साथ करता है तो यही जो भ्रूण कोष है, ठीक है। अब ये वाला जो है ये सारे प्रोसेस किस में हो रहा है, भ्रूण कोष में, ठीक है, भ्रूण कोष में। अब हम क्या बताने जा रहे हैं कि जैसे इसमें अंडाणु के साथ निषेचन करता है तो ये 2n के फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि अंडाणु n फॉर्म में था और नर युग्मक n फॉर्म में था। जब दोनों फ्यूजन करते हैं तो 2n के फॉर्म में आ जाते हैं। इसी तरह ये n और n के फॉर्म में था, जैसे ही ये नर युग्मक यहाँ पर संलयन करता है ये 3n के फॉर्म में आ जाता है। यहाँ तक हमने आपको लेक्चर 8 में बता चुका है। अब हमें बताना क्या है कि ये जो 3n है इसका क्या वर्क होता है, और इसमें हमने आपको ये भी बताया कि ये जो 3 कोशिका हैं ये नष्ट हो जाती हैं। क्यों नष्ट हो जाती हैं, ताकि इन दोनों को ये पोषण दे सकें। इसी तरह से ये सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाती है ताकि इनको ये पोषण दे सके। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भ्रूण कोष के बारे में। देखिए भ्रूण कोष के अंदर ये सारी प्रोसेस हो रही है। अब ये जो कोशिका बन गई है इसको हम लोग कहते हैं भ्रूण पोष, ठीक है, भ्रूण पोष। ठीक है, अब ये भ्रूण पोष क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है, भ्रूण पोष कहते किसे हैं, कितने प्रकार का होता है, आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर भ्रूण पोष का कुछ परिभाषा लिख दिया है। अब हम लोग समझने चाह रहे हैं कि भ्रूण पोष अगर हम जानना चाहें कि कहाँ मिलता है, तो देखिए भ्रूण पोष को अगर हम नॉर्मल में देखा जाए तो हम इसे ये बता सकते हैं कि जैसे नारियल का जो पानी होता है वह भ्रूण पोष का ही रूप है, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो भ्रूण पोष ही होता है। ठीक है, इससे हम लोग देखेंगे जब भ्रूण पोष के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं तो उसमें हम बता देंगे कि जैसे नारियल होता है उसका पानी जो है भ्रूण पोष ही होता है, उसमें केंद्रक जो होते हैं वो विभाजित होकर एक पानी का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने भ्रूण पोष के बारे में क्या लिखा है कि देखिए सभी पुष्पीय पौधों में भ्रूण के विकास के लिए, भ्रूण आपको पता चल गया होगा कि भ्रूण क्या होता है। ठीक है, भ्रूण के विकास के लिए एक विशेष ऊतक होता है जिसे भ्रूण पोष कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर कि आवृत्तिबीजी पौधों में यह त्रिगुणित होता है। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना होगा कि आवृत्तिबीजी पौधों में यह त्रिगुणित होता है। देखिए एक होता है आवृत्तिबीजी पौधा और एक होता है अनावृत्तबीजी पौधा। अब ये आवृत्तिबीजी पौधा और अनावृत्तबीजी पौधा क्या होता है, तो देखिए आवृत्ति नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आवृत्ति मतलब आवरण धारण किया हुआ है। कौन आवरण धारण किया हुआ, बीज। ठीक है, तो मतलब आवृत बीजी मतलब बीज जो है उस पर एक आवरण धारण किया हुआ है, उससे हम लोग कहेंगे आवृत्ति बीजी। अनावृत बीजी जिसमें बीज जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आवृत्ति बीजी और अनावृत्ति बीजी का एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे जिसका बीज हमें दिखाई देता है वह आवृत्ति बीजी होगा और जिसका बीज हमें दिखाई नहीं देता है वह अनावृत्ति बीजी होगा। जैसे अमरूद है, अमरूद का क्या आप बीज देखते हैं, बीज तो हमें नहीं दिखाई देता है, जब उसको हम काटेंगे तब न दिखता है। हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि जैसे कोई पेड़ है उसमें हम देख ले कि इसमें बीज दिखाई दे रहा है तो वो आवृत्ति बीजी होगा। ठीक है, तो अमरूद क्या हो गया,
एक तरीके से आवृत बीजी, मतलब उस पर जो बीज है उस पर एक आवरण धारण किया हुआ है और उससे हम लोग नहीं देख सकते, मतलब बीज जो है किसी न किसी आवरण से ढका हुआ है। और इसी तरह अनावृत बीजी का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे गुलाब हो गया, ठीक है। गुलाब जब खिला हुआ होता है तो उस पर देखेंगे कि जब गुलाब, जैसे मान लीजिए गुलाब की पत्ती इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ये गुलाब हो गया। अब गुलाब ऐसा होता नहीं है, मतलब समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से दिखाई देता है, और जब इस तरह देखेंगे तो इसके जो इस तरह से संरचना हम बता रहे हैं कि सब चारों तरफ से देखेंगे तो पाया जाता है, वो भी ऊपर के रूप में। तो इस कोने पर, मतलब इसके ऊपरी भाग पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से गोल गोल संरचना पाई जाती है, मतलब उनका बीज हमें दिखाई देता है, मतलब वो क्या होंगे, वो अनावृत बीजी का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। मतलब हम एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जिसका बीज हमें दिखाई देता है वह अनावृत बीजी होता है, और जिसका बीज हमें नहीं दिखाई देता है उससे हम लोग कहेंगे आवृत्ति बीजी। बस अब आपको पता चल ही गया होगा कि भ्रूणपोष जो है ये त्रिगुणित होता है। हमने क्यों बनाया था कि जो कोशिका बनाया था उसके अंदर एक द्विगुणित फॉर्म में आया था 2n और एक था 3n, तो यही वाला भ्रूणपोष कहलाया था ना। तो ये भ्रूणपोष कैसा होता है, तो भ्रूणपोष 3n का मतलब क्या हुआ, त्रिगुणित होता है, ठीक है। इतना हम नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि भ्रूणपोष जो है यह कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भ्रूणपोष होता है वह 3 प्रकार का होता है। अब आप पूछेंगे कि 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है, तो 3 प्रकार में एक होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, और एक होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, और एक होता है हेलोबियल भ्रूणपोष। एकदम ईजी है जिसे बोलते हैं। हम एक एक पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि भ्रूणपोष जो है 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं उसे हम पहले लिख दे रहे हैं, फिर एक एक हेडिंग को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लिख देते हैं। हमने यहाँ पे भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने लिख दिया कि भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष, ठीक है। तो हमने यहाँ पर तीनों का नाम लिख दिया। अब ये क्या होते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले उठेगा कि ये केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि ये जैसे भ्रूणपोष हो गया, भ्रूणपोष में ये 3 का होता है, हम केवल एक को बना रहे हैं, ठीक है। अब ये 2n के फॉर्म में हो गया, अब यहाँ पर क्या पाया जाता है, 3n के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ये भ्रूणपोष हो गया, ये भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश और पोष में प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये भ्रूणकोश हो गया और ये भ्रूणपोष, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो 2n है, मतलब ये जो एक तरीके से देखा जाए तो ये जाइगोट के फॉर्म में हो गया है, तो इसमें ये जो होता है 2n ये विभाजन नहीं करती है, ठीक है। इसमें केंद्रकीय भ्रूणपोष हम पढ़ रहे हैं इस समय, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो भ्रूणपोष है, मतलब 3n जो है, ये क्या करता है कि अब 3n है, अब इसमें क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। देखिए नाम में क्या है, केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय मतलब केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रकीय मतलब क्या होता है कि जैसे अब 3 कोशिका था, उसने विभाजन करके इस तरह से कोशिका बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मतलब विभाजन हो रहा है, कोशिका बन रही है, विभाजन हो रहा है कोशिका, मतलब केंद्रक विभाजन बार बार कर रहे हैं। और इस तरह क्या होता है कि ये पूरा जो संरचना दिखाई दे रही है, ये पूरा का पूरा ये जो भ्रूणपोष है पूरा भर जाता है केंद्रक विभाजन कर करके, ठीक है। जब यह अवस्था आ जाती है तो क्या होता है, एक तरीके से इसका नाम हम लोग रख देते हैं कि केंद्रकीय भ्रूणपोष हो गया, ठीक है। अब केंद्रकीय भ्रूणपोष जब हो जाता है तो क्या होगा कि जब ये अवस्था आ जाएगी तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो 2n है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसमें ये वाली जो अवस्था है ये क्या करता है कि इसके जितने भी केंद्रक हैं, ठीक है, इसमें जितने भी केंद्रक पाए जा रहे हैं वो क्या करते हैं कि इस परिधि की ओर आने लगते हैं, मतलब इसी को हमने केवल बनाया है। इसमें क्या होता है, केंद्रक जितने हैं इस तरह से आने लगते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि बीच में एक रिक्तिका मतलब खाली स्पेस बन जाता है, इससे हम लोग कहते हैं केंद्रीय रिक्तिका,
ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें इसी तरह से हो जाता है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये जो केंद्रक है इस चारों तरफ से एक आवरण का रूप धारण कर लेते हैं। केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है, इसमें केंद्रक का बार बार विभाजन होता रहता है और इन दोनों का बस केंद्रकीय भ्रूणपोष इतना ही है। इनका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, तो इसका एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा नारियल का पानी, नारियल का पानी, नारियल का पानी हो गया। और एक एग्जाम्पल है कैप्सेला, कैप्सेला, ठीक है। आप इन दोनों एग्जाम्पल को मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है केंद्रकीय भ्रूणपोष के, ठीक है। तो आप बस कुछ आपको नहीं करना है, बस आप ये दोनों फिगर बना लीजिए, आपको ये एक तरीके से याद होना चाहिए कि इसमें क्या हुआ था, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष। अब देखिए कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है। कोशिकीय भ्रूणपोष है तो देखिए नाम में क्या आ रहा है, कोशिका, मतलब कोशिका का विभाजन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो भ्रूणपोष है, ये जो भ्रूणकोश है इसमें क्या होता है कि कोशिका का विभाजन होता है। जब कोशिका का विभाजन हो रहा है, थोड़ा हम इमेज इसका छोटा बना दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए मान लेते हैं कि इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब भ्रूणपोष है या तो क्या होगा, यहाँ पर 2n तो पाया ही जाएगा, ठीक है, और ये 3n पाया जाएगा। अब ये एक भ्रूणपोष में आवृत होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम केवल ये वाला इमेज दिखा रहे हैं, ये जो बाहर वाला है इसको हम अभी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये इमेज होना चाहिए, ठीक है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है। अब कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का विभाजन कैसे होगा, देखिए अब इसमें क्या होगा, हाँ, ये जैसे कोशिका का विभाजन, इसमें 2n विभाजन नहीं करता है, ठीक है। 2n इसी फॉर्म में पाया जाएगा, 2n के ही रूप में। इसमें ये जो 3n है यह विभाजन कर जाता है, मतलब इसमें कोशिका का विभाजन हो जाएगा। जब कोशिका का इसमें विभाजन हो जाएगा तो क्या होता है, विभाजन का मतलब क्या है, 2 भाग में टूट जाना। जब 2 भाग में टूटेगा तो एक कोशिका ऊपर हो जाएगा और एक कोशिका नीचे आ जाएगा, ठीक है। हम केवल इसी तरह दिखा दे रहे हैं। अब क्या होगा, अब इसमें फिर से विभाजन होगा, मतलब कोशिका का विभाजन लगातार होता रहता है। अब इसमें, अब ये 2 कोशिका है, 2n में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 2n वैसे ही रहेगा। अब इसमें 2 कोशिका बनी, अब 2 से कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी, मतलब ये जो है ये तो पहले ही था, ठीक है, इसने विभाजन किया, 1 बनाया। अब ये जो है ये पहले ही था, इसने विभाजन किया, 1 बनाया। अब इसमें क्या होगा, इसमें फिर से कोशिका का विभाजन होगा। जब कोशिका का विभाजन होगा तो 1 2 3 4 4 बन गए, 4 से कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक है। अब ये 2n के फॉर्म में है। अब 8 बनने का मतलब आप समझ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तरीके से हम दिखा दे रहे हैं इसी फॉर्म में, इस तरह से पाया गया, ठीक है। अब 8 हो गया, इसमें फिर से विभाजन होगा। अब 8 से कितना पाया जाएगा, इसमें 8 से 16, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें कोशिका का लगातार विभाजन हो रहा है। जब इसमें कोशिका का विभाजन होता है तो क्या होता है कि इसमें जितनी भी ये सारी कोशिका पाई जा रही हैं ये भी क्या करती हैं, ये एक परिधि में आ जाती हैं, ठीक है। ये 2n है। अब इसमें ये सारी कोशिका क्या है कि इस तरह से आ जाती हैं, ठीक है। अब इस तरह से जैसे जैसे ये आते जाएंगे एक तरीके से ये क्या करती हैं, ये कोशिका भित्ति का निर्माण कर देती हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो कोशिकीय भ्रूणपोष है कोशिका भित्ति का निर्माण कर देती है और इसमें कोशिका का बार बार विभाजन होता है। अब आप पूछेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है विल्लरसिया, ठीक है, विल्लरसिया। एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल विल्लरसिया हो गया। केंद्रकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल, केंद्रक ने विभाजन किया, उसमें केंद्रकीय रिक्तिका बनी थी, उसका एग्जाम्पल था कैप्सेला और नारियल का पानी, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा हिलोबियल भ्रूणपोष, ठीक है। अभी हिलोबियल भ्रूणपोष क्या होता है,
तो हिलोवियल ब्रूड पोस्ट जो है ये कोशिका तो वैसे रहेगा 2n के फॉर्म में यहाँ पर पाया जाएगा और 3n के फॉर्म में ये वाली कोशिका हो गई। इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होगा। जब समसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है, ये 2n में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब ये जो 3n है यह परिवर्तित हो जाता है, मतलब 2 भाग में बट जाता है 3n, मतलब केंद्रक विभाजन इसमें हो जाता है। जब पहली बार इसमें केंद्रक का विभाजन होता है, ठीक है, जब पहली बार इसमें केंद्रक का विभाजन होता है तो कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। लेकिन जब दूसरी बार केंद्रक का विभाजन होता है, ठीक है, जब दूसरी बार केंद्रक का इसमें विभाजन होता है तो ये जो कोशिका भित्ति बन गई थी वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ऊपर में क्या होने लगता है, केंद्रक का विभाजन होने लगेगा। अब जब केंद्रक का विभाजन होने लगेगा तो कोशिका इसी तरह से पाई जाएंगी, केंद्रक बार बार विभाजन करेगा, ठीक है। अब उसी तरह नीचे भी केंद्रक का विभाजन बार बार होने लगता है, ठीक है, केंद्रक का विभाजन बार बार होने लगता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, केंद्रकीय भ्रूण पोस्ट और हिलोवियल भ्रूण पोस्ट में क्या अंतर है, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि केंद्रकीय भ्रूण पोस्ट में क्या था कि केवल केंद्रक ही विभाजन कर रहे थे। इसमें क्या हुआ, इसमें केंद्रक का विभाजन हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसमें एक तरीके से देखा जाए तो कोशिका का विभाजन हो गया, ठीक है। कोशिका का विभाजन होने पर क्या हुआ कि दोनों, अब जैसे कोशिका विभाजन में क्या हुआ कि कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ था, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण होता तो है, लेकिन जब दूसरी बार इसमें केंद्रक का विभाजन होता है तो कोशिका भित्ति जो बनी हुई थी वो नष्ट हो जाती है, मतलब इसमें कोशिका भित्ति नहीं बनती है और इसमें केंद्रक बार बार विभाजन करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एरीमोरस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एरीमोरस, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहा दोस्तों कि भ्रूण पोष क्या होते हैं, भ्रूण पोष कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि सभी पुष्पीय पौधों में भ्रूण के विकास के लिए एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जिसे भ्रूण पोष कहते हैं। आवृत्तिबीजी पौधों में भ्रूण पोष जो है त्रिगुणित पाया जाता है। भ्रूण पोष 3 प्रकार का होता है, केंद्रकीय भ्रूण पोष, कोशिकीय भ्रूण पोष, हिलोवियल भ्रूण पोष। अब केंद्रकीय भ्रूण पोष का एग्जाम्पल कैप्सेला और नारियल का पानी रहा। और फिर हमने देखा कि कोशिकीय भ्रूण पोष का एग्जाम्पल हमारा था विल्यरसिया। फिर हमने देखा कि ये हिलोवियल भ्रूण पोष का एग्जाम्पल क्या होता है, हिलोवियल भ्रूण पोष का एग्जाम्पल एरीमोरस होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछ देते हैं कि भ्रूण पोष क्या होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस तरह मिलेगा कि भ्रूण पोष जो है किस अवस्था में पाई जाती है, मतलब हैप्लॉइड है या फिर डिप्लॉइड है या त्रिप्लॉइड है, मतलब यह एन फॉर्म में है, मतलब अगुणित, या फिर 2n है, द्विगुणित, या फिर त्रिगुणित है, ठीक है, मतलब अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं और कभी कभी तो इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह बनेगा इसे हम लोग सब डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप टॉपिक को तो समझ जाइए तभी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ना। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। आज का लेक्चर कैसा रहा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम ज़्यादा दिन से मतलब कल और परसों 2 दिन वीडियो मैंने अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा घर में शोर हो रहा है, जिस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। इसके लिए हम सॉरी दोस्तों। आज का लेक्चर कैसा रहा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।